हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकुश गर्ग, टीम मेंबर रेजोनेंस। आज हम डिस्कस करेंगे 27 जुलाई को जो शिफ्ट 1 में मैथ्स का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस सीरीज़ का ये क्वेश्चन है और इन्फॉर्मेशन दो हमें कहीं ना कहीं दी हुई है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन तो ये दी हुई है कि फिफ्थ टर्म और 9 टर्म, सम ऑफ फिफ्थ एंड 9 टर्म्स, तो मतलब S4 S4 S5 और S9, इसका रेशियो हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5/70। सोल्व करें हम इसको तो S5 मतलब 5/2 2A प्लस कितना हो जाएगा ये 4D, और S9 का मतलब 9/2 2A प्लस कितना हो जाएगा 8D, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5/17। AOD में एक रिलेशन आ गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो D बराबर हमारे पास कहीं ना कहीं इससे कितना आ जाएगा 4A। एक रिलेशन तो ये आ गया, D इक्वल्स टू कितना आ गया 4A। चलिए एक इन्फॉर्मेशन हमें और दे रखी है, और वो एक इन्फॉर्मेशन हमें को और क्या दे रखी है कि A15 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 110 से लेके 120 तक। तो 110 A15 मतलब कितना हो जाएगा A प्लस 14D और 120। ठीक है, अगेन D की वैल्यू भी अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो D की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ तो कितना होगा 110 लेस देन A कितना हो जाएगा 56, A लेस देन कितना हो जाएगा 120। तो A की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 110/57 लेस देन 120/57। अच्छा, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को मैं ऑब्जर्व करूं तो ये 1.9 के आसपास जाएगी। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को ऑब्जर्व करूं तो ये 2.1 के आसपास जाएगी। और मुझे ये दे रखा है कि जो टर्म्स है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। तो अगर टर्म्स इंटीजर है तो 1.9 से 2.1 के बीच में अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो कितना आएगा 2। तो A की वैल्यू तो कितनी हो गई 2, A की वैल्यू 2 हो गई। अब इसके बाद मुझे D चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, इससे D कितना हो जाएगा हमारे पास 8। D आ गया, A आ गया, तो बस अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो S20 हम निकाल सकते हैं। S20 कितना हो जाएगा 20/2 2A, 2A कितना है हमारे पास 2 प्लस n-1 इंटू D, तो 19, और D हमारे पास कितना है 8। सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर हमें दे रखा है 1560 ये हमारे पास आ जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। आप लोगों ने DPP शीट वगैरह अगर बनाई होगी तो मेरे ख्याल से उसमें अपने पास ये सवाल था भी सही। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, मॉडरेट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि इफ़ 2021 की होल पावर है 2022 प्लस 2022 की पावर है 2021 इज डिविजिबल बाय 7 देन द रिमाइंडर इज। बाइनोमल का सवाल है और 7 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि हमें 7 से डिविजिबल टर्म मिल जाए। तो अगर आप देखेंगे 2021 के आसपास ऐसी टर्म जो 7 से डिविजिबल हो, तो 2023 ले लूँ मैं। 2023 किससे डिविजिबल होगा 7 से डिविजिबल होगा, यस। तो इसमें कितना कर दें -2, और ये दूसरी टर्म हमारे पास कितनी है, इसको भी 2023 -1 कर दूँ। अब आप ये देखें कि अगर इसका एक्सपेंशन होगा तो चूंकि इवन टर्म्स है तो वो अपन बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, तो जितना भी एक्सपेंशन हम करेंगे ये पूरा एक्सपेंशन तो किसके टर्म्स में आ जाएगा 7K की टर्म्स में आ जाएगा। कुछ लास्ट में एक टर्म बचेगी अपने पास कितनी 2 की पावर कितनी 22। भाई NC1 वाली सारी टर्म लिख ली अपन ने, तो वो जो 7 के मल्टीपल वाली टर्म है उसको तो अपन ने क्या समझ लिया, इंटीजर में ले लिया 7K1। इसी तरह अगर हम इसके एक्सपेंशन की बात करेंगे तो इससे भी कहीं ना कहीं 7 के मल्टीपल की टर्म आएगी और एक लास्ट टर्म मिलेगी मेरे पास कितनी -1। हमें 7 से डिविजिबिलिटी की बात करनी है, तो चलिए इसमें से K1 प्लस K2 इसको अलग करते हैं। अब हम इस टर्म को थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें भी हमें 7 के मल्टीपल में कुछ बनाना है। तो देखिए अगर 7 के मल्टीपल में मुझे इसको कुछ बनाना है तो इसको मैं 8 की टर्म में ले आऊँ। 8 की पावर में कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं 674। देखिए बन रहा है क्या, बन जाएगा। चलिए अब इसको भी मैं कितना लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको K1 प्लस K2 ले लूँ
और इसको मैं 7 + 1 की पावर कितना लिख लूँ, 674 - 1। तो अब आप क्या देखेंगे कि इसके एक्सपेंशन में भी एक लास्ट टर्म क्या बचने वाली है, 1। भाई ये k1 + k2 एक टर्म आ गई अपने पास, और यहाँ से मान लीजिए 7 k3 टाइप के +1 टाइप का कुछ टर्म बनेगी, लास्ट में कितना है, -1। तो ये जो टर्म बचेगी, ये टर्म टोटली किससे डिविजल हो जाएगी, 7 से। और ये अगर टोटली टर्म 7 से डिविजल हो जाएगी तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बच जाएगा, 0। जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बच जाएगा, 0। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, बाइनोमल का क्वेश्चन था। मॉडरेट में भी ले सकते हैं आप इसको, इजी में तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ा है। तो मॉडरेट में आप ले सकते हैं। रिमाइंडर इसका जो दे रखा है वो कितना आ जाएगा, 0, है ना। चलिए इसके बाद हम इसके आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। मीन और वेरिएंस का क्वेश्चन है। देखिए स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, मेंस का पेपर है, हर बार एक क्वेश्चन आता है। स्टैटिक्स से एक क्वेश्चन आता है, मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है कि लगभग इनसे एक क्वेश्चन आता ही है। 10 ऑब्जर्वेशन है, मीन और वेरिएंस अपने को कितना दे रखा है, 15 दोनों का दे रखा है, और 25 इज मिसरीड एज 15 देन द करेक्ट वेरिएंस इज। चलिए तो वही दो अननोन, दो रिलेशन से रिलेटेड ये सवाल बन रहा है। सोल्व करें हम इसको तो देखें आप, मीन हमें दे रखा है 10 ऑब्जर्वेशन का, तो अगर हम x बार की बात करें तो वो कितना होता है, समेशन xi/n, और ये हमें कितना दे रखा है, अगर इस फॉर्मूले से हम जाएं तो ये 15 दे रखा है, समेशन xi मुझे फाइंड आउट करना है, n कितना है 10, तो समेशन xi तो मेरे पास कितना हो जाएगा 150। समेशन xi कितना हो गया 150। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक हमें वेरिएंस दे रखा है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है, समेशन xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन xi अपॉन n का होली स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो ये भी मुझे 15 तो दिया हुआ है ही सही, समेशन xi स्क्वायर में निकालना चाहता हूं, n कितना है मेरे पास 10, समेशन xi मेरे पास 150 आ गया बेटा, है ना। तो ये 15 का कहीं ना कहीं स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं समेशन xi स्क्वायर यहाँ से निकालना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, 225 15 प्लस 15, और फिर ये 10 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 240। ठीक, ये अपने पास आ गया समेशन xi स्क्वायर। अब हम उस पे चलते हैं कि भाई हमें निकालना वेरिएंस है, तो हम करेक्ट समेशन xi निकाल लें। करेक्ट समेशन xi, करेक्ट समेशन xi निकालेंगे तो टोटल समेशन xi अपने पास कितना है 150। टोटल समेशन xi कितना है अपने पास 150। इस 150 में से इनकरेक्ट क्या था, 25 वाज मिसरीड एज 15, तो इनकरेक्ट वाली वैल्यू को हटा दें और करेक्ट वाली वैल्यू को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो 150 माइनस 15 और 25, तो 160 अपने पास आ जाएगा। चलिए इसी तरह हम करेक्ट समेशन xi स्क्वायर निकाल सकते हैं। करेक्ट समेशन xi स्क्वायर, करेक्ट समेशन xi स्क्वायर, तो टोटल जो समेशन xi है उसमें से हम किसका, इनकरेक्ट वाले का स्क्वायर हटा दें और क्या, और करेक्ट वाले का स्क्वायर क्या कर दें, ऐड कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और देखिए समेशन xi करेक्ट आपको पता है, करेक्ट समेशन xi स्क्वायर आपको पता है, तो फिर आप करेक्ट वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। करेक्ट वेरिएंस अगर आप निकालेंगे तो फिर वही उसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट समेशन xi स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा n माइनस करेक्ट समेशन xi अपॉन n का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और जो फाइनली वैल्यू हमें 24 दे रखी है वो 24 वैल्यू हमारी इसकी आ जाएगी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मीन्स वेरिएंस में बनता भी है ये सवाल। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से ठीक है, करेक्ट 24 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है टू कर्व्स y1x y2x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू x प्लस y such that y10 equals to 0 y20 equals to 1 then number of point of intersection of y1x and y2x is। अच्छा ठीक है, चलिए तो dy by dx डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल है, सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। dy by dx इसको ऐसे लिख लें माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा
इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इसका e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, -1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें इसका, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। और अच्छे से लिखें तो ये कर्व आ जाएगा मेरे पास माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी ई की पावर एक्स। ये कर्व देखिए मेरे पास आ गया। अब 0 और y2 0, y1 0 हमें कितना दे रखा है 0 एंड y2 0 हमें दे रखा है 1। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं और आगे लेके जाऊं तो 0 0, तो y1 0 0 है, तो y1 0 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 1 प्लस सी। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। लेकिन देखिए मुझे लग रहा है एक्चुअली डाटाबेस क्वेश्चन है, जो डाटा लिया गया है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से पूछ के लिया गया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर 0 पे, अगर हमें सेम 0 पे इसकी वैल्यू 0 और 1 आ रही है तो कहीं ना कहीं जो कर्व है उसका ग्राफ पैरेलल शिफ्ट होगा बाय एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल शिफ्टिंग। तो मेरे ख्याल से तो इसमें नो सॉल्यूशन आएगा, बट आप चाहें तो करके देखें। एक सी की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब इस केस में y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास, एक कर्व आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी, सी की जगह भी हम 1 ले लें, तो c की जगह हम 1 ले लें तो ये हो गया e की पावर x, ये एक हो गया। अगेन y2 0 भी कितना दे रखा है 1, तो y2 0 1 है, तो इसका मतलब अगेन ये 1 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 1 हो गया प्लस c आ गया, तो c आपके पास कितना आ गया 2। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस एक्स प्लस वन प्लस 2 e की पावर x। और देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम 1 और 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 और 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y कैंसिल, तो आपके पास ऑलरेडी 1 बराबर 2 आएगा, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट ही आएगा। और फॉल्स स्टेटमेंट आएगा तो आप कह सकते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। वही बात मैं आपको पहले भी कह रहा था कि या तो डाटा वाइज कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज नहीं है, यही डाटा है, तो फिर इसका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के नहीं आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा तो 1 या 2, पर जो भी है ये दोनों कर्व हम सिंप्लीफाई करेंगे, इससे अगर x की वैल्यू निकल के आ गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा, नहीं आई तो नहीं करेगा, ठीक है। मॉडरेट सा क्वेश्चन है, डाटा में कुछ 19-20 इसमें हो सकता है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड सवाल है, लिमिट का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, इंटीग्रेशन का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लिमिट है, इंटीग्रेशन है, आपके लिए सब कुछ है इसमें, है ना, सब इसमें दे दिया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट, इंटीग्रेशन, ओवरऑल सब कुछ इसमें दे रखा है। चलिए ठीक है, चलिए तो सोल्व करते हैं अब इसको। ओवरऑल सब कुछ इसमें दे रखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 f(x), ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, इस a को निकाल लें, क्योंकि लिमिट के एग्जिस्टनेस की बात कर रहा है, और लिमिट के एग्जिस्टनेस की बात कर रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हमें किस पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, -1 प्लस पे, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आप समझ रहे हैं कि मुझे वैल्यू किस पे निकालनी पड़ेगी, -1 माइनस पे, और राइट हैंड लिमिट का मतलब मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी -1 प्लस पे। तो अगर मैं -1 माइनस पे वैल्यू निकालूं तो -1 माइनस के लिए कितना हो जाएगा, -1 से छोटे के लिए -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करेंगे ना, -1 माइनस, तो -1 के इस तरफ मतलब माइनस के 1.1 आप मान लीजिए, और क्या है, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कहने कहीं -2 हो जाएगा, और -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा बेटा, तो -2 तो अपने पास कितना हो जाएगा, a साइन -पाई हो जाएगा, चलिए तो 0 हो जाएगा। और अगर हम -1 इसके लिए इसकी बात करेंगे तो माइनस के 1.13
3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, देखिए आई थिंक 3 आ जाएगी। और राइट हैंड साइड की हम बात करें -1 प्लस पे, तो -1 तो माइनस के 0.9 समथिंग कुछ रखेंगे इसमें हम, तो ये -1 आ जाएगा, तो a साइन -π/2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। और अगर -1 प्लस तो 2.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये आपका 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये -a हो गया, ये +2 हो गया। तो a की वैल्यू जो आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, -1, करेक्ट। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब इस वैल्यू को लेके हम आगे चलते हैं, तो इस वैल्यू को लेके हम आगे चलें तो जो f(x) आएगा आपके पास वो आ जाएगा माइनस साइन और पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2, ठीक है, और प्लस इसको चाहें तो आप बाहर भी ले लें ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। अब आपको 0 to 4 में निकालनी है, तो 0 to 4 में आपको निकालनी है तो ठीक है, आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा नो डाउट, क्योंकि 0 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी वैल्यू को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो 0 से 4 में हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। अब 0 से 1 में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करेंगे, तो 0 से 1 में ये कितना होने वाला है, 0। 0 से 1 में ये 0 होने वाला है, तो साइन 0 0 हो जाएगा। 0 से 1 में ये नेगेटिव में जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो ये 0 + 2 -1 इंटू dx, प्लस 1 से 2 में हम इसको डिफाइन करेंगे बेटा, तो 1 से 2 में डिफाइन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, साइन π/2 से कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -1 टर्म हो जाएगी, ये 2 है ही सही अपने पास, है ना। और 1 से 2 में ये -1 से -2 जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। चलिए 2 से 3 में करते हैं, अगेन 2 हो जाएगा, तो साइन पाई से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और +2 है ही सही हमारे पास। और 2 से 3 में ये कितना हो जाएगा, -2 से -3, तो -3 आ जाएगा, ठीक। और 3 से 4 में भी हम इसको कर लें, तो 3 से 4 में अगेन 3π/2, 3 से 4 में ये 3 बनेगा, 3π/2 होगा, साइन 3π/2 -1 होगा, तो -1 कितना हो जाएगा, +1। ये 2 है ही सही हमारे पास। और -4 से -3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होने वाला है, -4 होने वाला है, इंटू dx होने वाला है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं अपन, तो ये तो 1 ही बचा बेटा, तो 1 के लिए इंटीग्रेशन 1 - 0 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो -2 -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी माइनस ही बच रहा है, तो 3 - 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देख लें हमारे पास कितना बच रहा है, माइनस, अगेन माइनस ही बच रहा है, तो 4 - 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 1 एंड -1, तो फाइनल आंसर कितना जाएगा, -2। और -2 आपको डी ऑप्शन में दे भी रखा है, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, टाइम इन द सेंस क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंटरवल टू इंटरवल क्या करना पड़ा, डिफाइन करना पड़ा, अदरवाइज सवाल मॉडरेट है। मेंस के हिसाब से ठीक है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी इसमें ठीक होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 हुज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट -1 0 एंड 1 इफ द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A ट्रांसपोज A इज 6 देन द नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स। अच्छा, ये तो पहले भी 2-4 बार मेंस में आ चुका है ना, काफ़ी पूछा जाने वाला सवाल है। अब तो ए कोई भी आपने मैट्रिक्स ले लिया, कितना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, और अगर आपने थोड़ा बहुत याद कर रखा हो तो A ट्रांसपोज का प्रोडक्ट सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर का क्या बन जाता है, सम। तो ये A है, A ट्रांसपोज आप ले लीजिए, तो A ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, है ना। अब आपको A ट्रांसपोज जो है उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो A ट्रांसपोज का अगर आप डायगोनल एलिमेंट का सम निकालेंगे, A ट्रांसपोज A के, A ट्रांसपोज A के अगर आप डायगोनल एलिमेंट का सम निकालेंगे, तो जैसे मान लीजिए डायगोनल एलिमेंट में जैसे पहला एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो कितना आएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर। डायरेक्ट डायगोनल लिख देता हूँ मैं, है ना।
तो डायगोनल एलिमेंट का जो सम आएगा वो आएगा a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा वही a4 स्क्वायर, a5 स्क्वायर, a6 स्क्वायर, ये a2 वाला एलिमेंट आ जाएगा, फिर a7 का स्क्वायर, a8 का स्क्वायर और a9 का स्क्वायर, है ना। तो ये डायगोनल एलिमेंट का सम आ जाएगा, वही है ना, ये a11 पोजीशन पे आएगा, ये 2 वाली पोजीशन पे आ जाएगा और ये 3 वाली पोजीशन पे आ जाएगा। और इसका सम जो दे रखा है वो 6 दे रखा है, इसका सम जो दे रखा है वो 6 दे रखा है। तो अब आप देखें कि अगर सम 6 आ रहा है तो मतलब आपको 9 क्वांटिटीज़ के स्क्वायर का सम 6 चाहिए और 0, 1 और -1 हो सकता है। इसका मतलब आप ये समझिए कि 9 में से 6 क्वांटिटी आपकी 1 रखनी पड़ेगी, 1 और -1। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 क्वांटिटी तो आपको 0 करनी पड़ेगी और बाकी 6 क्वांटिटी आपको आइदर 1 और आइदर -1 करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे आ जाएगा 9c3, नंबर ऑफ वेज यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9c3। 9c3 किसके लिए लिया है बेटा, 9 में से कोई सी भी 3 जो क्वांटिटी है वो तो मैंने क्या ले ली, 0। 9 में से कोई सी भी 3 क्वांटिटी मैंने कितनी ले ली, 0, तो 9c3 तो उसके लिए आ गया। अब बची हुई 6 क्वांटिटी, हर एक के लिए 2 ऑप्शन है, आइदर 1 और -1, देन 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6। आइदर 1 और -1 तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6। तो ये इसका मेरे ख्याल से जो है वो आंसर बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो जो क्वांटिटी दे रखी है वो आ जाएगी। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ़ द सर्किल passes through 6,1 and the line x minus 2cy equals to 8 passes through the center of circle, then x intercept of the circle is। कहीं ना कहीं सर्किल की इक्वेशन दे रखी है जिसमें कितने अननोन है, 2, g एंड c। और अगर 2 अननोन है तो हमारे दिमाग में थॉट ये आती है कि भाई 2 अननोन निकालने के लिए हमें कितने रिलेशन चाहिए, 2। तो वो 2 रिलेशन हम कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सा इसमें देख लें। तो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन तो ये नज़र आ रही है हमें कि ये 6,1 से पास हो रहा है सर्किल, तो 6,1 से सर्किल को क्या करा दें, पास करा दें। तो आप देखिए अगर 6,1 से इसको पास कराएंगे तो ये हो जाएगा 36 + 1 माइनस 12g + 6 माइनस 19c इक्वल्स टू 0। तो एक रिलेशन तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया भाई, ये 12g + 19c इक्वल्स टू, इन दोनों को उधर ले गए, 37 43 19c, एक रिलेशन तो ये आ गया। चलिए एक रिलेशन और बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये लाइन जो है ये पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। ये जो लाइन है हमारे पास x माइनस 2cy इक्वल्स टू 8, इसको पास कराना है मुझे, कहाँ से कराना है, सेंटर। तो उस सर्किल का सेंटर लिख सकता हूँ मैं, -g, -f से, ये तो g हो जाएगा, -f से कितना आएगा, -3। तो लाइन पासेस थ्रू सेंटर, तो लाइन को सेंटर से अगर मैं पास कराऊँ तो ये हो जाएगा g + 6c इक्वल्स टू 8। तो वही बात आ गई, g और c में कितने रिलेशन है, 2। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, g और c की वैल्यू मिल जाएगी। g बराबर कितना आ जाएगा, 2, g बराबर कितना आ जाएगा, 2, और c बराबर कितना आ जाएगा, 1। देखिए 8 और उधर कितना हो जाएगा, 24 19, बिल्कुल 43 आ जाएगा। ये आ गया अपने पास g = 2 और c = 1। अब इसके बाद ये कह रहा है कि देन x इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल। अच्छा तो ठीक है, x इंटरसेप्ट का तो एक फॉर्मूला भी जानते हैं हम, x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला जानते हैं, ट्वाइस √g² - c। तो ट्वाइस √g² कितना हो जाएगा, 4 - c, तो कितना होगा, 2√3। 2√3 बिल्कुल एक ऑप्शन में दे रखा है हमें, कितना, 2√3। तो इजी सवाल है, 2 इक्वेशन 2 अननोन थी, सिंप्लीफाई कर लिया हमने, g और c निकाल लिया, और x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हमें पता था, ट्वाइस g² - c, उस इंटरसेप्ट के फॉर्मूले का यूज़ कर लिया। चलिए इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन z² + z bar = 0, देन द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज। देखिए इस पेपर के लिए मैं एक बात आपको बोलूं कि अगर आपने अपनी DPP शीट अच्छे से की हुई है तो ज़्यादातर सवाल आपको सिमिलर टू DPP शीट ही मिलेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा सवाल नहीं है जो कहीं से
कॉम्प्लिकेटेड सा बना हुआ दिखे। जो सवाल अभी हमने देखे हैं पिछले 7-8 वो लगभग सारे सवाल, जैसे ये सवाल भी अगर आपने देखा हो तो अपनी डीपीपी में आता है, ठीक है। तो सिमिलर सवाल हैं। एक इक्वेशन है देखो जिसको हमें सोल्व करना है, एक इक्वेशन है जिसको हमें सोल्व करना है, z² प्लस z बार इक्वल्स टू कितना है 0, और उससे जो रियल और इमेजिनरी पार्ट मतलब x की जो वैल्यूज आएगी उनका सम हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं निकालना है। तो z बार मतलब हो गया बेटा आपका x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस z बार हो गया x माइनस आयोटा y। इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कितना आएगा x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy, और इसका क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं, कुछ ऐसा ही इसमें हमें करना होता है। आयोटा हमने कॉमन लिया तो 2xy माइनस y इक्वल्स टू 0। रियल पार्ट को 0 करेंगे तो देखिए x² माइनस y² प्लस x आपका 0 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे तो 2xy माइनस y इक्वल्स टू 0। तो देखिए इससे एक तो y इक्वल्स टू 0 आएगा और x इक्वल्स टू हाफ आएगा। पर देखिए कई बार बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, वो इसी को एक xy का पेयर समझ लेते हैं, इसी को एक xy का पेयर जड़ लेते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है, मतलब वो पेयर जो xy इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो हमें दोनों का क्या निकालना है, कंबाइंड सॉल्यूशन। ये गलती कई बार बच्चे पेपर में कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आपने y0 लिया, इससे y0 लिया, तो इससे सॉल्यूशन देखना है आपको। तो y0 अगर आप इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 और 1, और जब आप x को हाफ लेंगे बेटा तो फिर आपको इससे y की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू हाफ लें तो आप कितना आएगा 1/4 माइनस y² प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा। तो जो पेयर आपके पास आएंगे वो पेयर xy के क्या क्या आएंगे वो समझ लीजिए आप। xy का एक पेयर बन गया आपके पास x0 के साथ y0, x1 के साथ y0, ठीक। फिर जब x हाफ है तो y की वैल्यू √3/2, और x हाफ है तो y की वैल्यू माइनस √3/2। अपनी डीपीपी शीट में जब ये सवाल आता है तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर पूछ लेता है कितने हैं, तो वो कितने आए थे 4। यहाँ उसने सम पूछा है, चारों के रियल पार्ट का सम और चारों के इमेजिनरी पार्ट का हमें सम चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड सम है वो रिक्वायर्ड सम है आपके चारों के रियल पार्ट का सम। तो चारों के रियल पार्ट का सम बेटा 0, 1 प्लस हाफ, ये चारों के रियल पार्ट का सम है, और चारों के इमेजिनरी पार्ट का सम भी चाहिए। तो 0 प्लस √3/2, ये तो 0 हो ही जाएगा, माइनस √3/2। तो बहरहाल आपके पास सम कितना जाएगा 2। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और आंसर कितना आ रहा है 2, करेक्ट आंसर 2 आ रहा है। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है चूँकि हम मेमोरी बॉयज़ पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं कोई इंटीजर टाइप क्वेश्चन कर रहा हूँ और पेपर में उसके कुछ ऑप्शन दे रखे हों, या हो सकता है मैं ऑप्शन लेके सोल्व कर रहा हूँ, पेपर में उसका कुछ इंटीजर टाइप आंसर दे रखा है। ये चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि जैसा हमें स्टूडेंट ने बताया कि सर एक क्वेश्चन ऐसा था, उसके हिसाब से हमने इसको बना के सोल्व कर दिया है ना। तो बट सवाल ओवरऑल आसान था, आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना था। जो गलती मैंने हो सकती थी वो मैंने आपको रियलाइज़ कराई, जिसको आप ध्यान रखें ऐसा नहीं करना होता है। और 4 पेयर हमारे पास ये आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए पॉइंट ऑन ग्राउंड कैन सी ए पॉइंट ऑन ए टावर h मीटर अबव द ग्राउंड हुज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 2 अल्फा इफ द person travel route to 7 meter away from the origin from tower, then he can see a point on tower 2h meter above the ground whose angle of elevation is alpha, then the value of tan alpha। ठीक है, चलिए ये कह रहा है कि एक पर्सन है, किसी पॉइंट पे स्टैंड करा हुआ है। चलिए ठीक है, किसी पॉइंट पे पर्सन है, ठीक है। कैन सी ए पॉइंट और टावर फ्रॉम मीटर अबाउट, ठीक है। कहीं पे भी एक टावर ले लीजिए, मान लीजिए टावर है और पर्सन कहीं पे यहाँ पे है, और ये किसी पॉइंट को देख रहा है, और टावर के किसी पॉइंट को ये देख रहा है h मीटर अबाउ द ग्राउंड। इसकी हाइट कितनी है, h है, ठीक। अब ये क्या करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 2 अल्फा है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 2 अल्फा है, 2h मीटर अबाउ द ग्राउंड, और फिर ये यहाँ से √2h डिस्टेंस चलता है, यहाँ से ये √7h डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लीजिए यहाँ पे ये पहुँच जाता है, और फिर एक एंगल पॉइंट जिसकी हाइट 2h है, मतलब
यहाँ से h8 होल में ले लूँ तो इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, अल्फा है, ऐसा ही कुछ कह रहा है। इनिशियली 2 अल्फा था और फिर हमने मूव किया और मूव करने के बाद ये कितना हो गया, 0.2 मीटर देन द ग्राउंड वाज एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा। ठीक है, चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा हो गया, तो हमें 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो 10 अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं 10 अल्फा में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करूं। अगर 10 अल्फा में मेरा रिलेशन बन गया ना, फिर तो मैं सिंप्लीफाई करके 10 अल्फा निकाल लूँगा। तो मेन टारगेट है 10 अल्फा में रिलेशन बनाना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस डिस्टेंस को मैं x ले लेता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं x ले लूँ तो देखो एक तो tan 2 अल्फा मेरे पास कितना हो जाएगा बता सकते हैं, h/x। और एक अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए बात करूं, इस ट्राइंगल के लिए, एक तो मैंने इस ट्राइंगल के लिए बात की तो इसमें tan 2 अल्फा h/x हो गया। और एक बार अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बात करूं तो इसमें tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा मेरे पास 2h/x प्लस √7h। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लें कि आपको tan अल्फा निकालना है और tan अल्फा में दो रिलेशन आपके पास बन गए तो बस फिर तो मौज लग जाएगी अपनी। बस ठीक है, अब ये x आपने अपनी तरफ से लेट किया है तो इस x को आप रिमूव कर दीजिए। तो इस x को मुझे रिमूव करना है। चलिए ठीक है, इस x को मुझे रिमूव करना है तो इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, tan अल्फा। tan अल्फा कितना हो जाएगा 2h/ x की जगह कितना पुट कर सकता हूँ बेटा, h/tan 2 अल्फा प्लस कितना हो जाएगा √7h। करेक्ट। बस तो ठीक है बेटा, h भी देखो कॉमन आके कैंसिलेशन में चला गया तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया, ये h तो हटा ही देते हैं, 2 कितना हो जाएगा, ये h भी हट गया। tan 2 अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं, 2 tan अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस कितना हो जाएगा √7। तो tan अल्फा को t समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। भाई tan अल्फा से tan अल्फा तो कैंसिलेशन में चला ही जाएगा ना, तो ठीक है, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी किस में, tan स्क्वायर अल्फा में। तो tan स्क्वायर अल्फा में क्वाड्रेटिक बनेगी, जो वैल्यू आपके सामने आएगी वो आंसर में हो जाएगी। करेक्ट है, आई थिंक मेरे ख्याल से इजी सोल्वेबल सवाल बन जाएगा। ठीक है, 3 तो ये आ जाएगी। tan अल्फा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और tan अल्फा में क्वाड्रेटिक बनेगी, आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक था, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था और थॉट हमने यही रखी कि कहीं ना कहीं दो रिलेशन थे, हमें tan अल्फा पूछा था तो हमने कोशिश करी कि tan अल्फा में क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक। अगर tan अल्फा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो अपना काम हो जाएगा और वही कोशिश की हमने, इसको tan अल्फा में क्या बना ली, क्वाड्रेटिक। सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास क्या निकल जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू आप पुट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा a स्क्वायर प्लस बीटा a इक्वल्स टू 2i फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R एंड I इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। इस तरह का सवाल आपको अगर याद आता हो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिलेटेड सवाल होता है, जिसमें हम केली हैमिल्टन का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से उसी से ये सवाल होगा। तो अगर हम इस सवाल पे आएँ तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्मूला आप जानते हैं, a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू कितना होता है 0। a माइनस लेमडा आई मतलब डायगोनल एलिमेंट में आपको क्या कर देना पड़ेगा, माइनस लेमडा। डायगोनल एलिमेंट में आपको कितना कर देना पड़ेगा, माइनस लेमडा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैं करूँ तो 1 माइनस लेमडा और -5 माइनस लेमडा और माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई कर लें इसको, -5 माइनस लेमडा प्लस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा -1 इक्वल्स टू 0।
और कैली हैमिल्टन थ्योरम ये कह देती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई, और एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये मैट्रिक्स क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 1 की जगह कितना पुट कर देंगे, आई। लेकिन जो रिलेशन हमें दे रखा है उसमें यहाँ पे 2 आई है, देखो, तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 2a स्क्वायर प्लस 8a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2i। कंपैरिजन करूँ सीधे सीधे तो अल्फ़ा मेरे पास कितना आ जाएगा, 2, और बीटा कितना आ जाएगा, 8, और अल्फ़ा बीटा का सम कितना आ जाएगा, 10। अल्फ़ा बीटा का सम कितना आ रहा है, 10। सीधा सा सवाल है, बट हाँ लेकिन होगा उसको जिसने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह पढ़ रखा हो, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। चलिए फिर और कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं और फिर आपको उनको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन डिस्कस कर चुके थे। इस फेस में आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सवाल है। इंफॉर्मेशन दे रखी वी नॉट इज़ मिनिमम एट z इक्वल्स टू z नॉट, और एक वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। चलो तो देखते हैं क्या है इसका। तो आइए इस पे वी नॉट को अगर हम देखें तो ये z स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा आपका, x प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में आसानी रहे। z मतलब कितना हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसकी जगह x प्लस आयोटा वाई पुट कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। z की जगह पुट कर दिया बेटा, कितना, x प्लस आयोटा वाई, है ना। तो ये जैसे ये z माइनस 2 है ना, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। z माइनस 2 का मतलब ऐसे हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस 2, तो x माइनस 2 प्लस आयोटा वाई। तो अगर हम इसके मॉड z स्क्वायर निकालेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना आता है, वाई स्क्वायर। अब इसको क्या है कि देखिए इसके एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, और एक से ज़्यादा वेरिएबल, 2xy 2 वेरिएबल आ गए ना। तो इस तरह के सवाल अगर आपने कई बार देखे हो तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको मिनिमाइज वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं। तो उसी थॉट को हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा बेटा, माइनस के 4x, वहाँ से कितना मिल जाएगा 12y माइनस 6, तो 12y, ठीक है। और कितना हो जाएगा 36 और 2 और 2 4, 40, ये आएगा अपने पास। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में थोड़ा सा हम बदलने की कोशिश करें। देखिए x वाली टर्म एक साथ लेते हैं, y वाली टर्म एक साथ लेते हैं। तो अगर x वाली टर्म एक साथ लूँगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 आएगा, तो x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, 4/3 हो जाएगा। एक टर्म जो रिलीज होगी वो कौन सी होगी, -3 इंटू 4/9, -3 इंटू 4/9, ठीक है। इसमें से भी हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4y, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर। जो टर्म बचेगी यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू 4, प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये हमारे पास v नॉट जो बनने वाला है वो बनने वाला है 3x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इस कांस्टेंट को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो 12 और 40, तो कितना हो जाएगा 28, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 4/3, 64, 84 हो जाएगा ना, माइनस 80/3 आ रहा है, कितना आ जाएगा 80/3, 84 माइनस 80/3 आएगा बस। तो ठीक है, अब अगर ये आ जाता है तो हम आसानी से कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कब होगी, जब ये दोनों होल स्क्वायर कितने हो जाएंगे 0, और वो मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी बेटा 80/3। तो थोड़ा सा आगे हम इसमें चलें, तो यहाँ देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ।
तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी, अपने पास मिनिमम वैल्यू आएगी, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू z नॉट, तो मिनिमम वैल्यू आएगी y नॉट मिनिमम आएगा अपने पास 80/3, और ये कब आएगा, जब x कितना हो जाएगा 2/3 और y कितना हो जाएगा 2, y कितना हो जाएगा 2, करेक्ट है। तो z नोट जो मुझे चाहिए वो z नोट मेरे पास आ गया भाई 2/3 प्लस 2 आयोटा, ये z नोट की वैल्यू आ गई। तो ठीक है, इसके बाद तो सॉल्वेबल क्वेश्चन बन जाएगा ये। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू हमारे पास लैम्डा हो जाएगी। तो वी नोट मिनिमम तो हमारे पास आ ही गया, एक इन्फॉर्मेशन तो मुझे वी नोट मिनिमम चाहिए थी, वी नोट मिनिमम मेरे पास आ गया, और दूसरी इन्फॉर्मेशन मुझे लैम्डा चाहिए। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन मुझे लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा मेरे पास कितना हो जाएगा z नोट मतलब कितना हो गया, z नोट मतलब वही 2/3 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस z नोट 2/3 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास लैम्डा आ जाएगा बेटा। तो और थोड़ा सा चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 आयोटा से 2 आयोटा तो कैंसिल हो ही जाएगा, और अपने पास ये कितना आ जाएगा 2/3 6 माइनस के 4/3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ना 4/9 प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ ही जाएगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा लैम्डा, और ठीक है लैम्डा है, वी नोट हमारे पास ऑलरेडी है ही सही मिनिमम वैल्यू, और लैम्डा स्क्वायर और वी नोट दोनों का इसका सम करेंगे तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल था, इजी तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ आपको परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना है, तो वहाँ थोड़ा सा कई बार अगर आपकी प्रैक्टिस में है तो आप फटाफट बना लेंगे और सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा ये सवाल टाइम ले सकता है। चलिए इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए f(x) एक फंक्शन दे रखा है 0 to x 5 mod t-3 है यहाँ पे, dt x greater than f(4) x square plus bx, f(x) is continuous at x equal to 4, then which of the following is correct। तो हमें देखना इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। देखिए जो क्वेश्चन में सबसे पहली वाली प्रॉब्लम है वो ये अननोन b, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, b को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इस b को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए इन्फॉर्मेशन सवाल में दे रखी है बिल्कुल, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 4, ये जो फंक्शन है ये x इक्वल्स टू 4 पे क्या है कंटिन्यूस है। तो अगर आप देखें ये x इक्वल्स टू 4 पे कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाएगी बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाएगी बराबर। चलिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसमें 4 पुट कर दें, तो 4 स्क्वायर प्लस 4b किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 0 to 4 हो जाएगा, 4 प्लस के लिए वाला फंक्शन काम में लेंगे। 5 माइनस मॉड कितना आ जाएगा t माइनस 3 इंटू डी टी। मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि 0 से 4 में 3 पे मॉड अपनी डेफिनेशन क्या करेगा, चेंज करेगा। चलें तो डिफाइन करते हैं इसको फिर, 16 प्लस 4b। अब इसको डिफाइन करें अपन तो 0 to 4, 0 to 3 हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 0 से 3 में ये मॉड कौन से साइन के साथ खुलेगा माइनस, तो ये 5 प्लस t माइनस 3 हो गया। अगला आ गया अपना पास 3 to 4, 3 to 4 में ये मॉड कौन से साइन के साथ खुलेगा, अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो प्लस साइन के साथ खुलेगा, तो 5 माइनस टी प्लस 3 इंटू कितना आ गया टी टी। तो ये हो गया अपने पास 16 प्लस 4b, और इससे अपने पास ये बचा t प्लस 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो 2t प्लस टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 3 प्लस इसको करेंगे अपन 8 माइनस टी, तो 8t माइनस कितना आ गया टी स्क्वायर बाई 2, 3 to 4 ये आ जाएगा अपने पास। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 प्लस 4b इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 6 प्लस 9/2, ठीक। फिर इधर कितना आ गया भाई, पहले 4 रख लें अपन तो कितना होगा 32 माइनस कितना हो जाएगा 16/2 8 माइनस 24 माइनस कितना हो जाएगा 9/2,
माइनस कितना हो जाएगा 9/2, ये आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 16 + 4b इक्वल्स टू ये 6, ये एक 9/2, ये प्लस 9/2 9, और 32 8 कितना हो गया 24, और यहाँ पे कितना आ गया -24। चलिए ये कैंसिल 15, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी -1/4। एक काम तो हमने ये किया है ना, तो पहला काम तो हमने b की वैल्यू निकालने के लिए कर लिया। चलिए b की वैल्यू हमने निकल गई, तो ये एक प्रोसेस तो ये हो गया b की वैल्यू निकालने का, ठीक है। चलो तो b की वैल्यु निकाल ली, तो ये फंक्शन हमारे पास, अब समझिए आप कि फंक्शन आपके पास हो गया कितना x² प्लस -x/4, ये फंक्शन आपके पास हो गया। अब इस फंक्शन को लेके हमें आगे बढ़ना है और हमें देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, इस तरह का कुछ देखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ तक का। ये प्रोसेस हमने b निकालने के लिए किया था। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर कर दी, मोड को डिफाइन कर दिया, 3 के लिए ब्रेक कर लिया, क्योंकि 3 पे मोड अपनी डेफिनेशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेंदी है, पर ठीक है, सारे सवाल छोटे हैं, आसान है ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए तो इसको तो रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। b की वैल्यू निकाल ली अपन ने, इसको मोड को डिफाइन करके। ये प्रोसेस तो हमें b की वैल्यू के लिए करना पड़ा है ना। चलो तो ये b हमने निकाल लिया। अब b निकालने के बाद तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से आसान सा सवाल बन गया। यहाँ पे माइनस था, है ना, x/4। तो अब b की वैल्यू निकालने के बाद ये क्वेश्चन अपने पास थोड़ा सा आसान बन रहा है। चलिए तो डिफाइन करते हैं अब इसको, f'(x) निकाल लें, f(x) ही निकाल लेते हैं। तो f'(x) हम निकालें, क्योंकि अगर हमें डिफरेंशिएबल देखना है, कंटिन्यूस फंक्शन ये इसने दिया ही है, तो हम सीधे सीधे f'(x) निकाल लेते हैं। f'(x) निकालेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस मॉड x माइनस 3 f(x), है ना। f'(x) लेबनीज का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर तो ये कब हो जाएगा x > 4 के लिए, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1/4, x लेस देन कितना हो जाएगा 4, ग्रेटर देन 4 और लेस देन 4 के लिए आ गया। अच्छा, 4 से बड़े के लिए हम इस मोड को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 4 से बड़े के लिए अगर मैं इस मोड को डिफाइन करूं तो कितना आ जाएगा, 4 से बड़े के लिए पॉजिटिव खुलेगा, और पॉजिटिव खुलेगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4 से बड़े के लिए, तो 4 माइनस 3, तो 4 से बड़े के लिए मुझे इसको पॉजिटिव करना है, तो -x + 8, तो 8 माइनस x ही आ जाएगा। अगर तो x किससे 4 से बड़ा है, और ये 2x माइनस 1/4 आ जाएगा अगर तो x किससे छोटा है 4 से, अगर तो x किससे छोटा है 4 से। अब हम बात करें कि डिफरेंशिएबल नहीं, देखिए 4 पे अगर एक डेरिवेटिव की बात करेंगे तो हम 4 आएगा, और दूसरे डेरिवेटिव की बात करेंगे तो 4 नहीं आएगा, इसका मतलब डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो -∞ से 1/8, तो 1/8 तक मैं जाऊंगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, बिल्कुल होगी, और अगर 8 से बड़े के लिए जाऊंगा तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, -∞ से 1/8 और 8 to ∞, डिक्रीजिंग ये फंक्शन आ जाएगा, है ना। चलो तो बस यही इसमें हमें देखना था। सिंगल चॉइस है तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, और -∞ से -8 यूनियन में हमें ये क्या पता लग गया, डिक्रीजिंग पता लग गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, R1 R2 बी द टू रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर एज A रिलेटेड B, ए बी ग्रेटर देन इक्वल 0, और R2 एक रिलेशन है A रिलेटेड B, B ग्रेटर देन इक्वल, एंड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। R2 तो देखिए आपने कई बार देखा होगा, R2 वाला तो हम जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है R2,
तो आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। हम कई बार देखते हैं ना, सिमेट्रिक नहीं होता, b ग्रेटर देन इक्वल a सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर 2 1 से बड़ा है तो 1 2 से बड़ा नहीं हो सकता। और अगर सिमेट्रिक, भाई इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, लेकिन b ग्रेटर देन a ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो ये वहीं पे अपना खत्म हो गया। तो R2 के लिए तो अपन बोल सकते हैं कि ये नॉट इक्विवेलेंस है ना। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो R2 तो इक्विवेलेंस नहीं है, रीजन आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। ये b ग्रेटर देन इक्वल a सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अगर a ग्रेटर देन b इक्वल है तो ज़रूरी नहीं है कि b भी a से बड़ा हो। सिंपल सा एग्जांपल, 2 ग्रेटर देन 1 बट 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2। तो सिमेट्रिक नहीं होने की वजह से R2 तो देखो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब बारी आती है R1 की। चलिए R1 को और देख लेते हैं। R2 तो अपने पास क्लियर है बाय ऑब्जर्वेशन, R1 को हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में चेक करता हूं, है ना। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब AR1A का मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल है 0। R1 के लिए हम चेक कर रहे हैं ना, R1 के लिए अब हम चेक कर रहे हैं। तो AB, तो a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो क्या होगा रिफ्लेक्सिव। चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए AR1B, ये है आपके पास क्या है, AB ग्रेटर देन इक्वल 0। AB ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो बेटा BA ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, और BA ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ BR1A। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम क्या लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम लेते हैं क्या, A रिलेटेड B और B रिलेटेड C। और हमें लाना क्या होता है, अगर A रिलेटेड C आ गया तो ट्रांजिटिव है, A रिलेटेड C नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो इन दोनों को हम लेके चलें तो AB ग्रेटर देन इक्वल है 0, BC ग्रेटर देन इक्वल है 0। और अगर ये दोनों 0 हैं तो फिर इनका प्रोडक्ट भी 0 होगा, ठीक है। और B स्क्वायर हटा दूं, पॉजिटिव है तो AC भी ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। और AC भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, इसका मतलब A रिलेटेड कितना आ गया, C। A रिलेटेड कितना आ गया, C। और A रिलेटेड C आ गया, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है ये। और अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज़ ए इक्विवेलेंस रिलेशन। यस, तो R1 आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1 करेक्ट है। R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। चलिए ये एक आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या दे रखा है, इफ द इलिप्स passes through the point this and its eccentricity is 1/4, then the value of a square plus b square is equals to। वेरी गुड, एकदम आसान सा सवाल है। दो अननोन है a और b, दो अननोन निकालने के लिए कितने रिलेशन चाहिए, 2। अब देखो दोनों रिलेशन उसने आसानी से दे दी। पहला रिलेशन तो आपको किससे मिल जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये किस पे लाई करेगा, कर्व पे। पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, कर्व को। तो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो 4 2/5 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। चलिए तो ये तो आसानी से हो गया, अपने पास एक रिलेशन आ गया, कितना 232 अपॉन कितना हो गया 5a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक रिलेशन तो ये आ गया। और दूसरा रिलेशन अपने पास कौन सा है, एसेंट्रिसिटी वाला है, ठीक है। चलिए ये था, ये 32 16 2 32 करेक्ट है। दूसरा रिलेशन एसेंट्रिसिटी वाला है, एसेंट्रिसिटी 1/4 है, तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16। ई स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इलिप्स के लिए 1/16। तो एक और रिलेशन आ गया अपने पास, कितना हो जाएगा 15/16 इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 आ गया। और दो इक्वेशन, दो अननोन, आसानी से सॉल्वेबल क्वेश्चन है। और दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बस ए स्क्वायर भी मिल जाएगा आपको और बी स्क्वायर भी मिल जाएगा। ठीक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कुछ सवाल तो देखिए मेंस में ऐसे ही देते हैं, जिनको आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं तो आसानी से इनको क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। तो बस उसी से रिलेटेड था, ए स्क्वायर निकल जाएगा और बी स्क्वायर निकल जाएगा। तो दोनों को सिंप्लीफाई करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन आते हैं तो उनके साथ मिलते हैं। ओके बाय।